दोस्तों अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पूर्वी मैदानी प्रदेश। और दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके एक तरफ आ जाएगा अरावली पर्वतमाला और एक तरफ आ जाएगी हाड़ौती का पठार। तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था नदियों द्वारा बिछाई गई उपजाऊ मिट्टी से। और इस मैदानी प्रदेश में दोस्तों जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़, दोमट या कांप मिट्टी। तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है दोस्तों? तो इस मैदानी प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है दोमट या कांप या जलोढ़। जलोढ़ का मतलब है वो मृदा जो नदियों के जल के साथ लोड होकर आती है उसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों ये जो दोमट या जलोढ़ मिट्टी है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। और राजस्थान में की सबसे उपजाऊ मिट्टी भी कौन सी है? तो वो आ जाएगी दोमट मिट्टी। तो ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये समतल है, वर्षा अच्छी होती है, जलवायु अच्छी है और मिट्टी सबसे उपजाऊ है, इसलिए यहाँ सर्वाधिक कृषि होती है और सर्वाधिक जनसंख्या भी यही निवास करती है। अब हम देखते हैं दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे है? तो ये दोस्तों राजस्थान के 23.03% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि इसमें कुल राजस्थान की जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो इसमें कुल राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है, जबकि थार के मुस्तल में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश तो कौन सा है? थार का मुस्तल। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या प्रश्न इस प्रकार आएगा कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो फिर आ जाएगा दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक लोग रहते हैं, इसलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश और राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र आ जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ की जलवायु कैसी पाई जाती है। इस प्रदेश की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे जो वर्षा है वो पाई जाती होती है दोस्तों 50 से 90 सेंटीमीटर। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अच्छा मौसम है और वर्षा भी अच्छी होती है, मिट्टी उपजाऊ है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर फसल कौन सी होती है। तो इस क्षेत्र में दोस्तों सबसे प्रमुख फसल होती है वो गेहूं है, जैसे जौ आ जाएगा, चना आ जाएगा, सरसों, अधिकांश फसलें वो इसी क्षेत्र में होती है। आदि फसलों की यहाँ पर खेती होती है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है। तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है दोस्तों कुओं द्वारा। यानी कुओं के द्वारा यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो ये दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की पहली विशेषता होगी इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ, यानी नदियों द्वारा बिछाई गई उपजाऊ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ। राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? तो ये राजस्थान के लगभग 23.03% क्षेत्रफल पर आता है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है। तो राजस्थान के लगभग 39% जनसंख्या वो यहाँ पे निवास करती है। जलवायु आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस तरफ हाड़ौती का पठार आ जाएगा, जबकि इधर अरावली पर्वतमाला आ जाएगी। इनके बीच में स्थित है पूर्वी मैदानी प्रदेश। सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, वर्षा अच्छी होती है, फसलें सर्वाधिक होती है और कर खाद्यान्न भी इसलिए यहाँ पर ज्यादा है। जनसंख्या सर्वाधिक प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर निवास करती है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को जो प्रमुख भागों में बांटा जाता है उसमें दोस्तों 4 भागों में पूर्वी मैदानी प्रदेश को बांटा गया है। अब देखते हैं दोस्तों वो 4 भाग कौन कौन से हैं जिनके अंतर्गत पूर्वी मैदानी प्रदेश को बांटा गया है।
तो दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश को नदियों के आधार पर हम 4 भागों में बांटते हैं, इन 4 प्रमुख भागों में हमने बांटा है। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश को कौन कौन से 4 भागों में बांटा है। तो एक तो आ जाएगा दोस्तों बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान या बाणगंगा बेसिन। उसके बाद में आ जाएगा बनास का मैदान, और उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों चंबल बेसिन, और फिर आ जाएगा माही बेसिन या माही नदी का या छप्पन का मैदान। तो इस प्रकार दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश को हमने नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले इधर से आती है बाणगंगा नदी, तो इस क्षेत्र को हम कहेंगे दोस्तों बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है बेराट की पहाड़ियों से, उसके बाद जयपुर जिले के बाद में ये जाती है दोस्तों दौसा, और दौसा के बाद में ये जाती है भरतपुर। इसकी कुछ सहायक नदियां वो अलवर से भी आती है, इसलिए बाणगंगा के मैदान को हम 4 जिलों में बांध सकते हैं प्रमुख रूप से, जयपुर, दौसा, भरतपुर और थोड़ा सा भाग अलवर का। तो ये कहलाएगा बाणगंगा नदी का मैदान। इस क्षेत्र का जो ढाल है वो दोस्तों दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। मिट्टी यहाँ पर दोमट पाई जाती है और फसलें बहुत ज्यादा होती है, जनसंख्या भी काफी अधिक निवास करती है। तो पहला हो गया दोस्तों बाणगंगा का मैदान। उसके बाद में हम देखते हैं आगे बनास का मैदान। अब दोस्तों बनास नदी का जो उद्गम होता है वो होता है राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से। राजसमंद जिले से निकलकर दोस्तों बनास है वो चित्तौड़गढ़ जिले में जाती है, उसके बाद भीलवाड़ा जिले में, और उसके बाद में जाती है दोस्तों अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिले में। तो इस प्रकार दोस्तों बनास नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई आगे चंबल में जाकर मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि राजसमंद जिले से निकली, उसके बाद चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, इस क्षेत्र को हम कहेंगे दोस्तों अगर बनास के जो मैदान है उसको हम प्रमुख रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम कहेंगे कि दक्षिणी बनास का मैदान, या इसे ही बोला जाता है मेवाड़ का मैदान, और दूसरा आ जाएगा माल पूर्वी या उत्तरी पूर्वी बनास का मैदान, और इसे हम कहेंगे दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। तो इस बनास नदी के मैदान को हमने प्रमुख रूप से दोस्तों 2 भागों में बांटा है। एक आ जाएगा दक्षिणी बनास का मैदान या मेवाड़ का मैदान, और दूसरा आ जाएगा दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान। ये जो दक्षिणी बनास का मैदान है इसमें जो प्रमुख जिले आते हैं वो आते हैं दोस्तों राजसमंद, उसके बाद में आ जाएगा चित्तौड़गढ़, उसके बाद में आ जाएगा भीलवाड़ा। तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिला ये दोस्तों आ जाएंगे दक्षिणी बनास के मैदान में। उसके बाद में अजमेर जिला, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली। करौली की कुछ सहायक नदियां आती है जो बनास में आके मिल जाती है। तो ये जो भाग है ये कहलाएगा मालपुरा करौली का या उत्तरी पूर्वी बनास का मैदान, और इस क्षेत्र में ये जिले प्रमुख रूप से आते हैं। तो ये दोस्तों बनास का आ जाएगा। इस जो बनास वाला जो मैदान आता है उसमें दोस्तों जो मिट्टी पाई जाती है वो भूरी मिट्टी कह सकते हो आप, या बजरी मिट्टी कह सकते हो, ये इस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। यानी हमारे यहाँ पर अधिकांश जो बजरी आती है भवन निर्माण के लिए वो भी बनास के नदी के अफवाह क्षेत्र से ही आती है। यहाँ पर इस नदी का जो ढाल है वो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर आ जाएगा। अब हम देखते हैं बनास नदी के बाद में, ये तो होगी दोस्तों बनास नदी। अब बनास के बाद हम अगली नदी के बारे में देखते हैं। तो बनास नदी के मैदान को दोस्तों हमने प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा। दक्षिणी बनास का मैदान जिसमें चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले आते हैं, और जब दूसरा आ जाएगा उत्तरी पूर्वी बनास का मैदान या मालपुरा करौली का मैदान। अब हम चलते हैं दोस्तों चंबल के मैदान की ओर। तीसरा आ जाएगा प्रमुख रूप से चंबल का मैदान। दोस्तों चंबल नदी वो एमपी से निकलती है। जब हम नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे तब अलग से पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हम इतना ही देखते हैं कि चंबल नदी राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो चित्तौड़गढ़ जिले की 84गढ़ से प्रवेश करती है भैंसरोडगढ़ तहसील में। उसके बाद चित्तौड़गढ़ जिले में यहाँ पर चोलिया जलप्रपात बनाती है भैंसरोडगढ़ के अंदर, और फिर चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में ही राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। उसके बाद कोटा में जाती है।
कोटा के अंदर चंबल नदी बहते हुए बूंदी और कोटा के बीच की सीमा बनाती है और फिर सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों से होती हुई आगे चली जाती है और यूपी में जाकर और यमुना में गिर जाती है। ये दोस्तों चंबल नदी आ जाएगी। ये मैदान वो कहलाएगा चंबल का मैदान। अब दोस्तों चंबल नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो राजस्थान में प्रमुख रूप से 6 जिलों में है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। लेकिन चंबल के अगर मैदानी प्रदेश की बात करते हैं, ये तो पठारी क्षेत्र में आती है। मैदानी प्रदेश में थोड़ा सा भाग कोटा का आ जाएगा, जबकि प्रमुख रूप से दोस्तों सवाईमाधोपुर, उसके बाद करौली और धौलपुर जिले आ जाएंगे और थोड़ा सा भाग आप कह सकते हो दोस्तों कोटा का और बूंदी का भी आता है। तो ये जो क्षेत्र है वो कहलाएगा दोस्तों चंबल का मैदानी प्रदेश। तो चंबल नदी किधर से किधर बहती है? तो चंबल नदी का जो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं ढाल, तो ढाल आ जाएगा दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर चंबल का ढाल है, चंबल के मैदान का। उसके बाद हम मिट्टी देखते हैं तो प्रमुख रूप से दोस्तों दोमट और कुछ क्षेत्र में काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो काली और दोमट मिट्टी चंबल के अफवाह क्षेत्र में है। कुछ भाग इसका पठारी भाग भी है। चंबल नदी गहरे गार्स में बहती है। गार्स का मतलब होता है दोस्तों गहरी खाई में बहती है। और उसके बाद में चंबल नदी इस क्षेत्र में आप इसको विंध्य कंगार क्षेत्र के अंतर्गत बहती है। अब दोस्तों जो चंबल का जो मैदानी प्रदेश है इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये है कि इस क्षेत्र में अवनलिका नुमा मिट्टी का अपरदन करती है चंबल नदी। अवनलिका अपरदन क्या होता है दोस्तों? यानी चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन करती है और अवनलिका नुमा मिट्टी का अपरदन करती है। अब दोस्तों अवनलिका नुमा क्या होती है? तो अवनलिका मतलब होता है कि जैसे अंगुली नुमा मिट्टी का अपरदन करती है, जैसे ये चंबल नदी है तो इस प्रकार इसकी जो सहायक नदियां वो इधर से आएगी और इस प्रकार मिट्टी का कटाव कर दिया, अंगुली नुमा मिट्टी का अपरदन कर दिया जाएगा। तो वो कहलाता है दोस्तों अवनलिका नुमा अपरदन। अब इसी क्षेत्र को चंबल नदी जब अवनलिका नुमा मिट्टी का अपरदन करती है तो उसे कहा जाता है दोस्तों बीहड़। तो चंबल वाले क्षेत्र को कहा जाता है बीहड़ प्रदेश। तो बीहड़ प्रदेश यानी ये इधर वाला क्षेत्र आ जाएगा, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर वाला। इस क्षेत्र में दोस्तों चंबल नदी उबड़ खाबड़ धरातल का निर्माण करती है, जिसके कारण उत्खात भूमि का निर्माण होता है। और इस उत्खात भूमि या आप इसको बिंदलैंड वाला जो क्षेत्र है वो यही क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ पर असामाजिक तत्व पाए जाते हैं और इस क्षेत्र को हम स्थानीय जो लोग हैं वो डांग के नाम से भी जानते हैं। तो डांग भी कहा जाता है इस क्षेत्र को। डांग किस क्षेत्र को कहा जाता है? सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर को। और इसी क्षेत्र को दोस्तों बीहड़ भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों चंबल का मैदानी प्रदेश। अब हम देखते हैं अगला बाणगंगा का मैदानी प्रदेश। अब हम देखते हैं दोस्तों चौथा माही का मैदान। तो दोस्तों माही नदी इधर से राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांडू गांव में प्रवेश करती है और बांसवाड़ा जिले से आगे माही नदी है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। उसके बाद डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। तो माही का मैदान दोस्तों राजस्थान में पूर्वी मैदान का भाग होते हुए राजस्थान की किस दिशा में है? तो ये राजस्थान के दक्षिणी दिशा में आता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि माही नदी का मैदान या छप्पन का मैदान और राजस्थान की कौन सी दिशा में? दक्षिणी दिशा में। किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो ये पूर्वी भौतिक प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इस मैदान का निर्माण कौन करते थे। इस मैदान का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है दोस्तों माही व उसकी सहायक नदियों के द्वारा। माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा। तो माही नदी के मैदान का निर्माण हुआ है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों इसका ढाल। इसका ढाल आता है दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर ढाल है। तो माही नदी का ढाल किस ओर है दोस्तों? इधर उत्तर पूर्व आ जाएगा। तो उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर इस प्रकार से माही नदी बहती है। अब हम देखते हैं दोस्तों ढाल के बाद में आगे कि माही नदी वाले क्षेत्र में मिट्टी कैसी पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में दोस्तों लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी। और लाल लोमी मिट्टी में जो कृषि होती है दोस्तों वो सर्वाधिक पाई जाती है, वो मक्का की खेती होती है। यानी मक्का की फसल के लिए लाल मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। मक्का के साथ में यहाँ पर जैसे चावल की खेती भी होती है और आप कह सकते हो मक्का है, चावल है, या उसके बाद में और भी यहाँ पर बहुत सारी अन्य फसलें भी होती है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कृषि के बाद में इस क्षेत्र के अंदर कि यहाँ का ये जो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। तो इस क्षेत्र में दोस्तों प्रतापगढ़ आता है,
बांसवाड़ा आता है और डूंगरपुर आता है। तो ये जिले प्रमुख रूप से आते हैं माही नदी के मैदानी प्रदेश में। तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले इसमें सम्मिलित है। तो माही के मैदान का दोस्तों जो निर्माण हुआ है वो माही व उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। दक्षिणी पूर्व से की ओर दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर माही नदी बहती है। मिट्टी पाई जाती है दोस्तों लाल लोमी, और कृषि में मक्का और चावल की खेती ज्यादा की जाती है इस क्षेत्र में। अब हम देखते हैं दोस्तों माही नदी वाला जो क्षेत्र है उसकी कुछ प्रमुख विशेषता है। यानी माही नदी वाले क्षेत्र को हम, इसका उपनाम है वो इसे कांठी का मैदान भी कहा जाता है। यानी माही नदी का जो अपवा क्षेत्र है उसे कांठी भी कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है कांठी का मैदान। और इसका उपनाम क्या है, तो माही नदी जो उपनाम है उनके अंतर्गत अगला उपनाम आ जाएगा। पहला आ जाएगा दोस्तों कांठी का मैदान, अब उसके बाद में दूसरा आ जाएगा दोस्तों छप्पन का मैदान। अब दोस्तों छप्पन का मैदान क्यों कहा जाता है, इसका भी एक कारण है। यानी छप्पन का मैदान कहा जाता है इधर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों के बीच में माही नदी के आसपास 56 नदी नाले या 56 गांवों के समूह को कहा जाता है दोस्तों छप्पन का मैदान। और इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित आते हैं, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले। तो ये छप्पन का मैदान हो गया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि देवलिया किसे कहा जाता है। तो देवलिया कहा जाता है दोस्तों रियासत काल में प्रतापगढ़ को कहा जाता था दोस्तों देवलिया। तो ये रियासत काल में कहा जाता था। अब हम देखते हैं दोस्तों कांठी का मैदान भी इसी क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद में इधर वाला क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों, ये जो इधर डूंगरपुर और बांसवाड़ा है वो जो क्षेत्र आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों वागड़ वाला क्षेत्र। और वागड़, यहाँ पर वागड़ी भाषा बोली जाती है इसलिए इस क्षेत्र को वागड़ भी कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले जो जिले वाला जो क्षेत्र आता है वो कहलाता है दोस्तों वागड़ का मैदानी प्रदेश। तो ये वागड़ कहलाएगा। अब दोस्तों एक है कांठल। तो कांठल किसे कहा जाता है, तो कांठल कहा जाता है दोस्तों प्रतापगढ़ को। तो कांठल यानी प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को कहा जाता है कांठल। तो ये हो गया दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को हमने 2-3 बातें पढ़ी है। राजस्थान के किस दिशा में, तो राजस्थान के पूर्वी दिशा में आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों 23.03%। जनसंख्या 39% पाई जाती है। और राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अब यहाँ की जलवायु कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अच्छा मौसम होता है, जनसंख्या ज्यादा है, कल कारखाने भी यहाँ पे ज्यादा और कृषि सर्वाधिक होती है, यातायात के साधन भी अधिक है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि पूर्वी मैदानी प्रदेश हमने कितने भागों में बांटा, तो इसको 4 भागों में बांटा है। बाणगंगा का मैदान, बनास का मैदान, माही का मैदान और चंबल का मैदान। तो ये तो हो गया दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार।